हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9th का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें आज का वीडियो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। इससे पहले का वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को देखें, वहां से आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा। आज जो हम लोग देखेंगे वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे, जो एक कहानी जैसा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और साथ में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम क्यों हुआ, किस तरह का यहाँ पे कारण रहा, क्या इसका परिणाम रहा। तो इसको अच्छे से हम लोग डिटेल से समझेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे यह चैप्टर। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर। तो सबसे पहले जो आज हम लोग देखेंगे वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने का कारण देखेंगे, जिसमें बहुत से यहाँ पे कारण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग कारण देखेंगे वह आप देख सकते हैं कि वह उपनिवेशों को लेकर हुआ, जिसमें उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव रहा। इस चीज़ को हम लोग डिटेल से यहाँ पे कवर करेंगे, इसका फुल एक्सप्लानेशन के साथ बढ़ेंगे आगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स में जो आपको दिखाई देगा वो मध्यम वर्ग का अभाव, कैसे मध्यम वर्ग का इसमें अभाव रहा, क्या क्या उनकी दिक्कतें रही, क्या क्या वहाँ पे समस्या इन लोगों को आया। तो यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में भौगोलिक दूरी देखेंगे कि इन लोगों के बीच में किस तरह से डिस्टेंस बने हुए थे, एक दूसरे के बीच में कैसा दूरी बन रहा था। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ से कैसे कैसे लोग एक दूसरे के पास आने जाने का काम किया करते थे। थर्ड पॉइंट में फोर्थ पॉइंट में जो हम लोग देखेंगे वह धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद को लेकर देखेंगे। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि धार्मिक का लेकर क्या होगा, धार्मिक का पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और सामाजिक का पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, और इन दोनों में क्या तरीके थे, क्या मतभेद थे, क्या दोनों में डिफरेंसेस आपको देखने को यहाँ से मिलेगा, और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद जो अगला हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, उस पॉइंट्स में बताया गया कि सप्तवर्षीय युद्ध का क्या प्रभाव रहा। सप्तवर्षीय युद्ध कहने का मतलब प्यारे बच्चों यह हो रहा है कि यहाँ पे 7 वर्ष तक जो युद्ध चल रहा था उसमें कैसा प्रभाव यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो यहाँ से आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। साथ में अगला जो हम लोग देखेंगे, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, प्रगति को लेकर कैसे विरोध चल रहे थे और आर्थिक नीति भी यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही थी। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे कवर होगा। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि लेखकों एवं प्रचारकों की क्या भूमिका रही, लेखक अपने माध्यम से कैसे यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाए, प्रचारक कैसे निभाए। तो ये सभी को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, लेखक एवं प्रचारकों की क्या भूमिका रही थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट्स है वह जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति को लेकर है कि जॉर्ज तृतीय का क्या निरंकुश नीति रही। हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझा रखा है कि निरंकुश क्या है। निरंकुश का मतलब ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि वैसा राजा या वैसा शासक जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके, वह खुद अपने आप से या खुद अपने आप जो भी चाहे वह ऐसे कर सकता है या करवा सकता है। ऐसे शासक को निरंकुश शासक कहे जाते हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं लगा होता है, तो ऐसे शासक को निरंकुश शासक कहा जाता है। तो क्या उसकी निरंकुश नीति रही जॉर्ज तृतीय की, यहाँ पे ये भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ये कारण था। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट्स देखेंगे वह तत्कालिक कारण बोस्टन नीति को देखेंगे कि क्या बोस्टन नीति रहा, क्या तत्कालिक ऐसा कारण था जो बोस्टन नीति के कारण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगर हम समझाना चाहें तो बोस्टन एक नीति थी और यह एक यह चाय से रिलेटेड है। तो हम इसको डिटेल से देखेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। फिर उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ उसका क्या प्रभाव रहा, कैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो यहाँ से हम ये पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता का परिणाम को लेकर। साथ में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव रहा। औद्योगिकरण जब यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था या उसके बाद जब इसका पूर्ण तरीके से अमेरिका स्वतंत्र हो गया, तो क्या औद्योगिकरण पर इसका प्रभाव पड़ा और इससे पहले कैसा प्रभाव था। तो ये सभी को यहाँ से अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे। साथ में इंग्लैंड की असफलता का कारण क्या रहा, इंग्लैंड असफल होने में स्वतंत्रता को लेकर। तो यहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखें। चलिए हम आपको अब चैप्टर किताब के माध्यम से आपको पूरे डिटेल से कहानी को समझाने की कोशिश करते हैं।
ये रहा आपके किताब में। यहाँ पे हम लोग देखने वाले जो है, यहाँ पे हम लोग ये चीज को देखेंगे देखेंगे कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता जो संग्राम रहा कैसे हुआ। तो आइए बात कर लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे कहा गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें से यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि अभी से पहले वाले जो चैप्टर हम लोगों ने कवर किया भौगोलिक खोजें, वहां से हम लोग ने देखा था कि समुद्री मार्ग कैसे खोजा गया था, कैसे कैसे लोग इसका कवर किए थे, कैसे कैसे लोग एक दूसरे जगह से आवागमन किए थे। तो यह पिछले वीडियो में बताया गया था, जिसमें यहाँ भी इसका थोड़ा सा चर्चा किया गया है कि यहाँ पे समुद्री मार्ग का जो खोज है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। वही भारत की बात करें तो वास्को डी गामा भारत की खोज किया था। पुनः इसका जो नाम पड़ गया अमेरिका का, अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर पड़ा था। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुनः अमेरिगो वेस्पुच्ची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस देश क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। तो आप ये वाले पूरे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ये वाले पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का भी प्रतिपादन हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश का सत्ता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड में अमेरिकी अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन्हीं दोनों के बीच मतभेद को बढ़ा दिया था और धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए थे। तो आप ये पूरे कंडीशन को समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इस चीज को देखने को मिला। वहां पे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता था, निरंकुश सत्ता का विरोध था, समानता और बंधुत्व जैसे विचार थे लोगों के मन में आने शुरू हो गए और साथ में वे लोकप्रिय भी होते चले गए। लेकिन वही इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से अमेरिका उपनिवेशों की जो भौगोलिक दूरी थी वहां से बहुत भिन्न भिन्न दूरी पर थी, जो उनको उत्पन्न कर रही थी और ये दो स्तरों पर अलग कर रही थी। तो आप ये सभी पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। क्या कारण रहा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो आइए सबसे पहला जो पॉइंट्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे वह उपनिवेशों के राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। तो आइए बात कर लेते हैं कि अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे। अमेरिकी जो उपनिवेश थे उसमें अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके बहुत खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। आप ये पॉइंट्स को नोट करेंगे कि जो उपनिवेश के गवर्नर थे वह इंग्लैंड के राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त था और वे उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनती जा रही थी। उपनिवेश वासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ये उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव इसलिए देखा गया क्योंकि जो देश उपनिवेश बन रहा था उस पर उपनिवेश करने वाले राजा का कोई हाथ नहीं था, कोई राजा का वहां पे वर्चस्व नहीं था। जो इनको उपनिवेश बना रहे थे खास करके इंग्लैंड वाले, तो ये उन लोगों का वर्चस्व रहा जो उनके आसपास और या उनके राजा या उनके प्रजा के अंदर जो असंतोष की भावना थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण यह अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम वह तेजी से आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया। चलिए अगला जो पॉइंट्स हम लोग देखेंगे वह भौगोलिक दूरी को देखेंगे। तो आइए क्या भौगोलिक दूरी रहा, तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ से।
इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफी अधिक थी, यानी इन दोनों के बीच में जो दूरी थी, भौगोलिक दूरी ये बहुत दूर पे थी, काफी अधिक थी। ये दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पे स्थित है। ये पॉइंट्स आपको नोट करना है, ये आपको पॉइंट्स को नोट करने हैं। चूंकि उस समय यातायात एवं संचार का अभाव था, अतः व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे भौगोलिक दूरी होने के कारण अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इसका कारण था कि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थे, दूरी थे, वह काफी दूर थे। उनके बीच में जो यातायात, संचार एवं ये सभी का जो था वो बहुत अभाव था, और इसके कारण ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेश पर ज्यादा प्रभाव या ज्यादा नियंत्रण नहीं बना पा रहा था, और यही रीजन रहा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ रहा था, स्वतंत्र की ओर बढ़ रहा था। थर्ड पॉइंट्स में जो आपको यहाँ पे बात किया गया है वह धार्मिक एवं सामाजिक मत व्यवस्था के में मतभेद को लेकर बताया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं कि अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद था। जहां एक और ब्रिटिश एंग्लिकन मत को मानते थे, देख सकते हैं ब्रिटिश वासी जो थे वह एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। ये कौन लोग थे? तो ये जो थे ये ब्रिटिश वासी लोग थे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जनता प्यूटेरियन मतावलंबी थे। देख सकते हैं आप लोग, जब एक से एक जगह पे दो लोग बलवान रहेंगे तो निश्चित है कि लड़ाई होगा ही। वही चीज यहाँ पे रहा। एक जो ऐसे लोग थे वो क्या मानते थे? एंग्लिकन को मानते थे और ये ब्रिटिश वासी थे। और जो अमेरिकी लोग थे ये क्या मानते थे? तो प्यूरिटन मतावलंबी थे। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंट एवं प्यूटोरियन में इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। उन्होंने भी प्रारंभ में जुभारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्वान था तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिकावासी अपने मातृदेश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था। अब देख सकते हैं ये किस चीज पर आधारित था? तो ये सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था पर आधारित था, जबकि अमेरिकी जो समाज था वह समता मूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान नहीं थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया गया। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ से क्या समझे कि यहाँ पे जो धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में कैसे मतभेद हुआ? क्योंकि यहाँ दो तरीके के दो लोग थे और दोनों अलग अलग धर्मों को मानते थे, जिसके कारण इन लोगों के बीच में टकराव होना शुरू हो गया। और टकराव होने के साथ साथ इन लोगों के मन में यह चीज आने लगा कि अब हम लोगों के अंदर स्वतंत्र होना चाहिए, हम लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने मातृ देश के प्रति। तो यहाँ से जैसे ही इन लोगों के मन में ऐसे भावने आने शुरू हो गए तो ये सभी लोग स्वतंत्रता के कगार पे बढ़ना शुरू हो गए। चलिए आगे के पॉइंट्स में बढ़िए। तो अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे यहाँ से वह सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव देखेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं सप्तवर्षीय युद्ध का। तो कहता है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। आप ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। और ये किनके बीच में? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अतः अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। तो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कि किस तरीके से यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध अपना प्रभाव दिया। और ये प्रभाव खास करके दो देशों ने मिलकर दिया, जो इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था। और ये कनाडा में फ्रांसीसियों अब जो रह रहे थे उनके विरुद्ध अपनी रक्षा में असमर्थ हो रहे थे। और इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय भी समाप्त हो गया। और इसी में एक प्रोफेसर थे और उन्होंने इस युद्ध के बारे में टिप्पणी किया कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता इच्छा को क्या कर दी? और तेजी से भड़का दिया। और उन लोगों के मन में स्वतंत्रता को लेकर एक नए बात चलने शुरू हो गए। चलिए पांचवा जो पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे वह प्रगति विरोधी आर्थिक नीति को लेकर है। तो यहाँ पे कहा गया कि सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से हुए थे।
उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उसके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृ देश को है। ये पूरे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, आप पूरे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। अगर आपके पास बुक है तो, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से वीडियो पॉज कर लेंगे और पॉज कर करके आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स पे यहाँ बढ़ते हैं। तो कहता है कि दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इसी सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रगति को विरोध किया गया। तो आइए अगला जो पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे वह आपत्तिजनक कर को लेकर करेंगे। तो कहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हो गई थी, अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टंप एक्ट पारित किया। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे, ये वाले पूरे पॉइंट्स को देख सकते हैं आप, ये पूरे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे काम देंगे टेस्ट वगैरह एग्जाम में। जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टंप लगाना अनिवार्य था। देख सकते हैं ये क्या किए थे कि ये जो यहाँ पे अखबार चल रहे थे, जो अदालती कागज चल रहे थे, उस पे इन्होंने स्टाम्प लगाना शुरू करवा दिया था, अनिवार्य करवा दिया था, और इसमें 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना था। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। यानी जो उपनिवेश देश था और वे जो उपनिवेश वाले शासक देश थे वे क्या करते थे, जो उनके पास कागज थे, अखबार थे, उन सभी पे उन्होंने 20 शिलिंग का स्टाम्प लगवा दिया। और ऐसे चीज़ों को देखकर जो उपनिवेशवासी देश थे वे उन सभी सामान को, जो ब्रिटेन से आने वाली वस्तुएं थी, उन सभी को लेने से मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और इसी को लेकर 1767 ईस्वी में संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया, और ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। देख सकते हैं इस पे भी कर लगा दिया गया, कागज, शीशा और चाय और रोगान पे। तो ये कब लगा दिया गया, ये 1767 में लगा दिया गया। आगे बढ़िए तो कहता है इसी में आगे बढ़ने पर उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। आप ये पॉइंट्स को नोट करेंगे प्यारे बच्चों। उपनिवेशवासी जो थे उन्होंने एक नारा लगाया, और एक नारा में उन्होंने कहा कि उपनिवेश करों का व्यापक विरोध किया, तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, देख सकते हो, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। और ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने अपने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं को स्थापित किया था। ये पूरे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ये कौन किए थे, तो ये उपनिवेशवासियों देशों ने किया था। आगे बढ़िए तो अगले पॉइंट्स में 7वां में कहा है कि लेखकों एवं प्रचारकों की क्या भूमिका रही। तो कहा है कि स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही थी, क्योंकि लेखक लिखते थे और प्रचारक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। तो यहीं पे बात किया गया कि 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई, जिसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्यारे बच्चों आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे। टॉमस पेन लघु पत्रिका का प्रकाशन किया गया, और ये जो किए टॉमस पेन, ये कॉमन सेंस नामक पत्रिका को प्रकाशित किए 1776 ईस्वी में। और यह एक ऐसी उत्तेजक शैली में थी जो स्वतंत्रता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया और उससे राजतंत्र का भी करारा प्रहार किया। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को और भी प्रोत्साहन दे दिया। आप देख सकते हैं ये कौन दिए, तो ये टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विरोध को लेकर अधिकार का समर्थन दे दिया, और उनकी बढ़ती हुई जो स्वतंत्रता की इच्छा थी उसमें और तेजी से विकास होने लगा, प्रोत्साहन इन्होंने दे दिया। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, आइए बात कर लेते हैं क्या जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति रही। तो इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिका उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उनकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी।
जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये में उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हो कि जॉर्ज तृतीय कैसे निरंकुश नीति को अपनाए थे, लेकिन ये नीति को क्या कर दिया गया, फिर हटा दिया गया और लोकप्रिय रहा। तो ये पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। तो अगला पॉइंट्स तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी है। तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 1773 ईस्वी में कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे। 1773 का आप इसको पढ़ेंगे। एक एक्ट है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट का भी नाम जाना जाता है। तो आप इसको अगले वीडियो में या अगले सेशन में आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं आगे की ओर, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से देख सकते हैं आप लोग, यही है बोस्टन चाय पार्टी। यहाँ पे आपको यह फिगर भी दिखाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। जब बोस्टन चाय पार्टी लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पे पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों, जो जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, जैसे आदिवासियों जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि बोस्टन टी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह बोस्टन बंदरगाह पर था और यह बोस्टन बंदरगाह पे चाय को लेकर था। तो ये इसके कारण इसका जो नाम दे दिया गया वो बोस्टन टी पार्टी दिया गया। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिका उपनिवेश की विद्रोह की आग में धकेल दिया। तो ये सभी चीज यहाँ पे आपको कवर करने हैं। इसी में कहा गया कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेकिंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। देख सकते हैं यह कहाँ पे हुआ था। तो आप देख सकते हैं 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेश देशों तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय किया गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दो चीजों को किया गया। एक तो यहाँ से बताया गया कि यहाँ पे जो कानून था उसका विरोध कर दिया गया और साथ में यहाँ का जो व्यापार था, इन दोनों को लेकर यह इस सम्मेलन में क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेकिंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। देख सकते हैं आप लोग यह कहाँ हुआ, तो यह ब्रिटिश सेना और उपनिवेश वासियों के बीच में जो पहला हुआ वह लेकिंगस्टन में हुआ और यह प्रथम संघर्ष था। और इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। देख सकते हैं इसका दूसरा सम्मेलन कहाँ किया गया, तो दूसरा जो सम्मेलन किया गया था वह फिलाडेल्फिया में किया गया और ये जो किया गया यह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को किया गया। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। इसमें टॉमस जेफरसन जो थे उसके द्वारा तैयार किया गया था और वह जो तैयार किया गया था वह घोषणा पत्र, देख सकते हैं स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, जैसा कि यहाँ आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यही घोषणा पत्र तैयार किया गया था। और ये जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था ये अमेरिका की स्वतंत्रता को लेकर किया गया था, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया था। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे प्यारे बच्चों। ये पूछा जाता है कि जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के क्या थे, तो आपको याद करना है उस समय के ये क्या थे, सेनापति नियुक्त किए गए थे। और इस प्रकार अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो चुका था, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह कब समाप्त हुआ था, तो यह पेरिस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था और यह 3 फरवरी 1783 ईस्वी में की संधि जो था, कौन सी संधि, तो यह पेरिस की संधि
पे बताया गया कि 1787 ईस्वी में अमेरिका जो यहाँ तक का था वह संविधान का निर्माण हुआ और 1789 में लागू हुआ। तो आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि अमेरिका का जो संविधान बना वह 1787 में बना और यह जो लागू हुआ वह 1789 ईस्वी में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को इसी के दौरान प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन प्यारे बच्चों इससे पहले जो थे वे सेनापति के रूप में थे और बाद में इन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया जॉर्ज वाशिंगटन को। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या इसका परिणाम रहा, आइए बात कर लेते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है और इसके तत्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। देख सकते हैं जो तत्कालिक था और दीर्घकालिक था दोनों ही निर्णायक थे। तो आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट को। तो ब्रिटेन में एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। ब्रिटेन का यह जो था देश वह एक कीमती था और यह उपनिवेश के हाथों से निकल गया था और अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। ध्यान रखेंगे ये कैसे हुआ, आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। सेकंड पॉइंट में कहा गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेंस फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया था। आप ध्यान रखेंगे एडम स्मिथ के जो यह था लेसेस फेयर मुक्त व्यापार, इस सिद्धांत को बहुत मजबूत किया था। थर्ड पॉइंट्स में जो आपको बताया गया वह कहा गया कि ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया था। ध्यान रखेंगे जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों के जो मत्था था उसको पे मढ़ दिया गया था। क्यों मढ़ा गया था आइए बात कर लेते हैं। इसमें तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया था। सबसे फर्स्ट कंडीशन में यही हुआ। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। फोर्थ पॉइंट में क्या देखा गया कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, जैसे देख सकते हैं आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ जो 1782 ईस्वी में हुआ था। कैथोलिक आइसिस लोगों का मताधिकार मिला जो 1793 में मिला, देख रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट्स में आयरिश में जो संसद था आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जोड़ दिया गया जो 1800 में जोड़ा गया। तो ये सभी चीज यहाँ से देखने को मिला और ये जॉर्ज तृतीय के और उसके मंत्रियों के मत्थे पर मढ़ा गया था। एक और इसका पॉइंट्स रहा कि इस प्रकार की सीमित प्रजातांत्रिक राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व भी बढ़ गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया था, देख सकते हैं ये अमेरिकी फ्रांस को भी इसने प्रभावित किया और इस संग्राम ने लफायते के नेतृत्व में, देख सकते हैं ये पॉइंट्स आपको नोट करना है, लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। राजनीतिक में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। आप ये पॉइंट्स को नोट करेंगे, ये पूछा जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहां मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। ये पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं और इसको साथ में रिवीजन भी करेंगे आप लोग। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। देख सकते हैं यहाँ पे जो वयस्क मताधिकार था ये लागू नहीं हुआ और स्त्री को तो मत देने का जो अधिकार था उससे वंचित रखा गया, उनको नहीं दिया गया। मताधिकार का आधार सिर्फ संपत्ति को ही बनाया गया जो उचित नहीं था। देख सकते हैं यहाँ पे एक गड़बड़ी देखने को मिला मताधिकार को लेकर और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ जिसमें पहली बार लिखित संविधान, देख सकते हैं ये पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल अधिकार माने गए। इस सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ
यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ इनके परिणाम के रूप में आपको दिखाए गए। आइए बात कर लेते हैं औद्योगिक प्रभाव, औद्योगिकरण का प्रभाव। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से पश्चिम यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी, अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधों एवं कल कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से मौजूद था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला, अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई, जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय था। देख सकते हैं आप पूरे पॉइंट्स को। चलिए आगे के पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लैंड की असफलता का क्या कारण रहा। तो आइए बात कर लेते हैं क्या इसका कारण रहा था। देखेंगे उसमें इंग्लैंड की असफलता के कारण को देखेंगे तो कहता है यद्यपि इंग्लैंड काफी शक्तिशाली था एवं विश्व में कई उसके उपनिवेश थे, परंतु इसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुख क्यों देखना पड़ा। इंग्लैंड की असफलता में निम्न कारण क्या थे आप देख सकते हैं। अमेरिका उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर था। सबसे पहला कंडीशन यही था कि वह इसके साथ भौगोलिक दूरी में बहुत अधिक था और यह 3000 मील की दूरी पर था। वहां समय से सेना एवं रसद पहुंचाने की कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति भी अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे। जो अमेरिका का भौगोलिक स्थिति था इसको लेकर अमेरिका जो अंग्रेजी सैनिक था उनको पूरे डिटेल से पता नहीं था और साथ में दूरी तो था ही, इसके कारण असफल का मुंह इनको देखना पड़ा। सेकंड पॉइंट में बताया गया कि अमेरिका की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझते रहे। सबसे पहले जो इसका शक्ति था उसको लोग समझे कि ये तो कुछ है ही नहीं और ये गृह युद्ध के रूप में इनको देखा, जिसके कारण इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उपनिवेश वासियों में एकता एवं उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जो उपनिवेशवासी जो देश थे यानी बात करें अमेरिका का, उनमें एकता एवं उत्साह था और ये स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। साथ में ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें भी की थी। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद था। चौदह तृतीय की हठ धर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग हो रहे थे। ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा। देख सकते हैं आप लोग, ये ब्रिटिश जो सहायता रहा उससे यह वंचित रहा। साथ में आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे जब विशेषकर फ्रांसीसी आए तो फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को धन जन से काफी ज्यादा मदद किया था, जो उपनिवेशवासी देश थे। अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया, जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया था। ये कौन मिले थे? तो ये सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन मिले थे, जो बाद में राष्ट्रपति के रूप में पदभार को संभाला था। आइए हम यहाँ पे बात करेंगे कि अमेरिका उपनिवेश 13 उपनिवेशों के नाम क्या क्या थे। तो फर्स्ट में यहाँ पे न्यू हैम्पशायर था, फिर उसका मैसाचुसेट्स था, रोड आइलैंड था, कनेक्टिकट था, न्यूयॉर्क था, न्यू जर्सी था, पेंसिल्वेनिया था, डेलावेयर था, मेरीलैंड था, वर्जीनिया था, उत्तरी कैरोलाइना था, दक्षिण कैरोलाइना था, जॉर्जिया था। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिला। आप यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया कि अमेरिका की राजधानी कहाँ थी, तो आप इस चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग इस पे क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और आंसर सीरीज के लिए आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।